हेलो, नमस्कार, आदाब सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाजिर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के विश्व दर्पण में हम जिक्र करेंगे और तज्जिया करेंगे इस खबर का कि रूस ईरान से ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। हम आपको इस खबर की तफसील बताएंगे और साथ ही साथ इस खबर का तज्जिया भी करेंगे जो कि वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्ट की जा रही है कि शायद रूस के हथियारों के भंडार में अब कमी होती जा रही है। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हों वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। दरअसल अभी वेस्टर्न मीडिया में और ख़ास तौर से अमेरिकन मीडिया में ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि रूस ईरान से ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स खरीद रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने पिछले हफ्ते अपनी एक खबर में कहा कि रूस ईरान से फतेह 110 और जुल्फ़िकार क्रूज मिसाइल्स खरीद रहा है। और साथ ही साथ खबर में इस बात के ऊपर भी बहस की गई कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है कि रूस के अपने हथियारों के भंडार या तो ख़त्म होने के करीब हैं, या उसके साथ ही साथ वो इसलिए ईरान से हथियार खरीद रहा है क्योंकि वो ईरान से दोस्ती ज़्यादा बेहतर करना चाहता है, या फिर रूस एक वॉर फैटिग या ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुका है जबकि वो जंग से थक हार रहा है और इसी वजह से वो दूसरे मुल्कों से हथियार खरीदने पर मजबूर है। आइए हम तज्जिया करते हैं कि ये खबरें कहाँ तक और किस हद तक सच्ची हैं और दुरुस्त हैं। दरअसल रूस ने एक टैक्टिक या एक प्लान के तहत में ईरान से क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि यूएवी खरीदने शुरू किए हैं। इसकी वजह यह है कि हाल के अरसे में नाटो ने यूक्रेन के एयर स्पेस में या उसके हवाई इलाके में अपने सैटेलाइट सिस्टम्स के अलावा E3 सेंट्री एवैक्स और RC-135 रेकोनेसेंस एयरक्राफ्ट यानी कि वो जहाज जो कि दुश्मन की हर हरकत पर निगाह रख सकते हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं। और उसकी वजह से रूस ये नहीं चाहता है कि वो प्लेन्स रूस के क्रूज मिसाइल्स का पता लगाएं और उन्हें ख़त्म कर दें, क्योंकि जो क्रूज मिसाइल्स इस वक्त रूस के पास हैं वो कम दूरी तक मार करने के लिए रूस इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस के पास जो ज़्यादातर क्रूज मिसाइल्स हैं वो शॉर्ट टर्म रेंज के होते हैं, यानी कि वो 700 से 1000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। और अगर रूस को वाकई ही उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो रूस यूक्रेन में हमले करने के लिए अपने क्रूज मिसाइल्स को इसलिए इस्तेमाल नहीं करेगा कि उसमें शॉर्ट रेंज यानी कि 200 से 300 किलोमीटर तक की रेंज वाले मिसाइल्स इस्तेमाल होते हैं, जबकि मीडियम रेंज के और 700 से 1000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल्स का इस्तेमाल रूस यूरोपियन कंट्रीज यानी कि मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक यहाँ तक कि जर्मनी तक पे हमला करने के लिए इस्तेमाल करेगा, ना कि यूक्रेन में इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा रूस और दिफाई तज्जिया निगारों का ये भी मानना है कि रूस अपने यहाँ बनाए गए क्रूज मिसाइल्स को हाई वैल्यू एसेट्स यानी कि ऐसे ठिकानों पर या ऐसे निशानों पर मारने की कोशिश करेगा जिनसे कि यूक्रेन का ज़्यादा माली और जानी नुकसान हो। जबकि दरअसल अभी जिन जगहों पर रूस हमले कर रहा है वो ज़्यादातर रेजिडेंशियल इलाकों में या फौजी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हो रही है, तो रूस ऐसी जगह पर अपने क्रूज मिसाइल्स बर्बाद नहीं करना चाहता है। वो अगर किसी आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर या किसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग पर हमला करना चाहेगा तब वो ये क्रूज मिसाइल्स डिप्लॉय करेगा। इसके साथ ही साथ वेस्टर्न मीडिया में ये खबरें भी शाया होना शुरू हो गई हैं कि जिस तरीके से वेस्टर्न ममालिक ने रूस के खिलाफ सैंक्शंस या पाबंदियां लगाई थी उसका एक असर रूस को एक्सपोर्ट किए जाने वाले माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की खपत पर भी हो रहा है, क्योंकि अब रूस को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम तादाद में वेस्टर्न कंट्रीज से मिल रहे हैं। हाल ही में यूएस ट्रेजरी के डिप्टी सेक्रेटरी वैली एडेयमो ने एक बयान में कहा कि जिस तरीके से वेस्टर्न सैंक्शंस
जारी हैं, उसके नतीजे में अब वेस्टर्न ममालिक से रूस को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिल पा रहे हैं और इसका सीधा असर उसके क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाने के ऊपर हो रहा है। लेकिन दरहकीकत मामला बिल्कुल दूसरा है। रूस ने जहां एक तरफ अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने का काम और तेज शुरू कर दिया है, यानी कि अब से 2-3 महीने में वो उसी लेवल पर पहुंच जाएगा जहां पर कि वो वेस्टर्न कंट्रीज से इंपोर्ट करके अपने हथियारों में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लगा रहा था। यहाँ पर मैं एक बात और वाज़ेह करना चाहूँगा कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हथियारों में मिनिएचराइजेशन या उसको छोटे से छोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जो आपका ड्रोन है, अगर वो छोटे से छोटा है तो फिर उसके लिए आपको मिनिएचराइज्ड या बिल्कुल बारीक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक सुपर चिप्स या उसको ऐसे आलात चाहिए होंगे जो आप उसमें लगा सकें ताकि उसका वेट कम से कम हो। लेकिन रूस ने अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने के अलावा चीन और ईरान से ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना शुरू कर दिए हैं। हाँ, अगर वो चीन और ईरान से ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है तो एक डर ये है कि वो उतने कैपेबल नहीं है या उतने ड्यूरेबल नहीं है या उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितने की वेस्टर्न माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की या चिप्स की होती है। लेकिन उसके बावजूद रूस को चीन और ईरान से अपने हथियारों में इस्तेमाल करने वाली चिप्स की एक रेगुलर सप्लाई मौजूद है और उसे वो मिल रही है। तो यानी कि वेस्टर्न मीडिया में जो रिपोर्टें शाया की जा रही हैं वो सरासर गलत हैं। इसके अलावा हाल ही में पिछले हफ्ते ज़्यादातर वेस्टर्न मीडिया और ख़ास तौर से अमेरिकी अखबारों में ये खबरें भी शाया होने शुरू हुई थी कि जब 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसके पास जो क्रूज मिसाइल्स थे उनकी तादाद में उनके हिसाब से मार्च में ही खातिर खा कमी आ जानी चाहिए थी। लेकिन अब उनका ये कहना है कि अमेरिकी और यूक्रेनियन इंटेलिजेंस या खुफिया एजेंसियों ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रूस के पास जो ज़्यादा बड़े क्रूज मिसाइल्स होते हैं जिसमें के इस्कंदर मिसाइल जो कि उस वक्त 900 थे वो अब 123 हो चुके हैं। कैलिबर एम मिसाइल्स जो कि उस वक्त 500 थे वो अब 272 हो चुके हैं। KH-110 मिसाइल जो उस वक्त 474 थे अब 213 हो चुके हैं। जबकि फरवरी में अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा था कि रूस का इस्कंदर मिसाइल्स का भंडार मार्च में ही ख़त्म हो जाएगा, जबकि दरहकीकत ऐसा नहीं हुआ क्योंकि किसी भी मुल्क के पास हथियारों का और ख़ास तौर से मिसाइल्स का कितना भंडार है ये वहाँ के सिर्फ टॉप लीडर्स को मालूम होता है। दूसरे मुल्क इसके ऊपर सिर्फ कयास आराइयाँ या स्पेकुलेशन कर सकते हैं, वो सही फिगर आपको नहीं दे सकते हैं। तो यानी कि एक तरीके से रूस के हथियारों के भंडार के बारे में भी वेस्टर्न मीडिया में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब जिक्र करते हैं अपने तीसरे पॉइंट का कि रूस इन क्रूज मिसाइल्स के अलावा ईरान से बड़ी तादाद में ड्रोन्स क्यों खरीद रहा है। दरअसल अगर हम किसी भी मामले का, जैसे कि मैं अपने ज़्यादातर प्रोग्राम्स में कहता हूं कि अगर हम परतें उखाड़ना शुरू करें तो उसके पीछे इकोनॉमिक या मुआशी एंगल सामने आता है। रूस का ये मानना है कि जिस तरीके से जो ड्रोन्स वो ईरान से ख़रीद रहा है वो उसके यहाँ अपने बनाए गए ड्रोन्स से सस्ते हैं, इस वजह से रूस ईरान से वो ड्रोन्स ख़रीद रहा है और उनका बड़ी तादाद में इस्तेमाल कर रहा है। इसमें भी वो उन ड्रोन्स का ख़ास तौर से इस्तेमाल कर रहा है जिनका कि सैटेलाइट सिस्टम्स या स्पाई प्लेन्स कोई पता नहीं लगा सकते हैं और ना ही वो मिसाइल सिस्टम जो कि अमेरिका और नाटो ने अभी यूक्रेन में इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, जैसे कि NSMS या IST मिसाइल सिस्टम्स, वो उन छोटे मिसाइलों का पता नहीं लगा सकते हैं। तो रूस शायद 136 ड्रोन्स ईरान से बड़ी तादाद में खरीद रहा है और उन्हें एक मधुमक्खियों के छत्ते की तरह वो यूक्रेन के ऊपर दागता है। यानी कि वो एक साथ 6 से 12 ड्रोन्स जो हैं वो हवा में एक ही मकाम से छोड़ता है और फिर दूसरे मकाम से उतनी ही तादाद में यानी कि 6 से 12 ड्रोन्स छोड़े जाते हैं और ये ड्रोन्स
सॉफिस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन ये ड्रोन सुसाइड ड्रोन्स हैं और ये सीधे जाके अपने निशाने पर लगते हैं और साथ ही साथ वहां पर भयानक तबाही फैला देते हैं। इसके अलावा रूस जो है वो ईरान में बने हुए गेरान 2 ड्रोन्स का भी काफी बड़ी तादाद में इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि एसएमएस और IRST मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो इनका पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये ड्रोन्स यानी कि गेरान 2 और शाहिद 136 बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और इनके साथ में IR रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन इतनी हाई नहीं होती है कि कोई भी स्पाई सिस्टम उनका पता लगा सके। तो ये दरअसल रूस की नाकामी नहीं है, बल्कि उसकी एक दिफाई स्ट्रेटेजी है जिसके तहत वो ईरान से बड़ी तादाद में ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है और वेस्टर्न मीडिया में इसके खिलाफ जो तस्वीर पेश की जा रही है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात का और तस्करा कर सकते हैं कि जो अफवाहें वेस्टर्न मीडिया में फैलाई जा रही हैं वो मिनिचराइजेशन के ताल्लुक से बहुत हद तक सही है, यानी कि रूस में जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए जाते हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अभी रूस उसमें वेस्टर्न कंट्रीज से तकरीबन 10 से 15 साल पीछे है। लेकिन अगर हम ऑटोमेशन की बात करें तो उसमें रूस वेस्टर्न कंट्रीज से 20 साल आगे चल रहा है और इसका हालिया एग्जाम्पल अभी रूस की स्पेस शटल बुरान ने दिया, जब वो खला में गया, ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाया और दोबारा वापस बिना किसी दिक्कत के वो वापस ज़मीन की सतह की तरफ आया, ज़मीन के एटमॉस्फेयर में आया और उस मार्ग से जहां पर कि उसको उतरना था वो सिर्फ 10 मीटर दूर ही वापस लैंड किया। यानी कि इससे साफ जाहिर है कि रूस के शटल्स या एयरप्लेन्स जो हैं वो ऑटोमेशन में वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि अभी तक अमेरिका के जो स्पेस शटल्स हैं वो ऑटोमेटेड नहीं है, जबकि रूस का जो बुरान स्पेस शटल है वो पूरे तरीके से ऑटोमेटेड है, यानी कि उसमें कोई भी इंसान पायलट नहीं होता है बल्कि मशीनें पूरा काम करती हैं। तो अभी अमेरिका इस ऑटोमेशन स्पेस टेक्नोलॉजी में रूस से पीछे है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।